नमस्कार। आज का टॉपिक है एनल फिशर। इन लास्ट क्लास वी सी हाउ constipation play an important role in the cause of any anal rectal disease. In this sequence, now we see the first disease, that is anal fissure. It is the first and foremost disease for which the children came to the OPD. गुदचीर, गुदविकार, छतगुद, परिकीर्तिता, ये 4 सिनोनिम्स यहाँ बताए गए हैं जो एनल फिशर के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। परिकीर्तिता जो है वह आयुर्वेद में वर्णित है। एनल फिशर एक माइनर प्रॉब्लम है जिसके कारण ट्रेमेंडस डिस्कम्फर्ट होता है अगर यह समय पर ना ठीक किया जाए या समय पर इसकी डायग्नोसिस ना बनाई जाए। इट इज टू ऑफन प्रॉब्लम रिमेन्स अनडायरेक्टेड or unnoticed by the many clinicians. All sages in Ayurveda has described this disease, but none accept it as a single entity. Means इस व्याधि को सभी आचार्यों ने वर्णन किया है परंतु स्वतंत्र व्याधि के रूप में इसको नहीं माना है। All they consider it is complication of अतिसार, विरेचन और वस्ती। Great sage Kashyap describe this anal fissure or prakartita रोग as a separate disease. Anal fissure is tear of squamous epithelium mucosa of anal canal between anocutaneous junction and dentate line. It commonly occurs during passage of firm stool. मीन्स यदि किसी पेशेंट को या किसी रोगी को स्टूल सख्त आता है या किसी बच्चे को प्रारंभ से विवंत की समस्या है तो वहां एनल फिशर होने की चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। एनल फिशर्स आर कॉमन इन इन्फेंसी बट रेयरली सीन आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर। 5 वर्ष के उपरांत क्योंकि डाइट चेंज होने लगती है बच्चे की, इस कारण से एनल फिशर की समस्या काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। In this slide we can see how the anal fissure is present. Now we come to incidences. Most fissures affecting pediatric population manifest in children age 6 to 24 month. मीन्स 6 महीने से लेकर 24 महीने तक के बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा यह एनल फिशर देखा जाता है। ओवरऑल इंसिडेंसेस ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिस्क्राइब्ड। Etiology: mechanical tear from passage of hard stool, excessive itching due to worm infestation. The worm is Enterovirus vermicularis. ये unleaked or unhealed fissure may become infected and develop into a chronic ulcer. A healed fissure may develop into a classical sentinel skin tag. मीन्स अगर कोई अनहील्ड फिशर है तो वह इन्फेक्ट होकर के अल्सर की फॉर्म में डेवलप हो जाता है और अगर वह फिशर हील हो चुका है तो वहां पर हमें छोटी सी स्किन या सेंटिनल टैग के रूप में वह दिखाई देगा। फिशर्स हैव ए प्रीडिलेक्शन ऑफ फॉर पोस्टीरियर मिडलाइन। ज्यादातर फिशर हमें पोस्टीरियर मिडलाइन पर दिखाई देते हैं। इनका प्रतिशत 90% तक हो सकता है परंतु यह एंटीरियर मिडलाइन और लेटरल मिडलाइन पर भी हो सकते हैं।
Now we come to anatomy and pathophysiology. Trauma to anal canal occurs following defecations. अगर डिफिकेशंस जो है मल त्याग बहुत कड़ा हो रहा है तो इस कारण से एनल कैनाल के अंदर ट्रॉमा हो जाता है। यह इंजरी एंटीरियर साइड में ज़्यादातर देखी जाती है, कभी कभी यह पोस्टीरियर साइड में भी देखी जाती है। इरिटेशन caused by trauma to the anal canal result in increased resting pressure of the internal sphincters. इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, the blood supply to the sphincters and anal mucosa enter laterally, which increased anal sphincter tone that cause relative ischemia in the region of fissure, and that is the reason which cause poor healing of anal injury. A fissure which is not in the posterior or anterior position should raise suspicion for other disease such as tuberculosis, syphilis, Crohn's disease और malignancy. यदि फिशर जो अपनी मुख्यतः अग्र और पश्च पोजीशन पर ना हो तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ अन्य रोगों का होना भी पॉसिबल हो सकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, सिफिलिस है, क्रॉन्स डिजीज है और मेलिग्नेंसी है। ये हम देख सकते हैं किस तरीके से जो फिशर्स यहाँ पर बने हुए हैं। क्लिनिकल फीचर्स: चाइल्ड में क्राई विद बाउल मूवमेंट्स, streak of bright red blood color on the surface of hard stool, on diaper and on toilet papers after a bowel movement. जैसे बच्चा मल त्याग करके आता है, स्टूल के सरफेस पर, डायपर पर या टॉयलेट पेपर पर जो है हमें लाल रंग का लंबी लाइनें दिखाई देंगी। बर्निंग सेंसेशन इन गुदा, नाभि, मेडू और वस्ती प्रदेश। लॉस ऑफ appetite, sometimes fever due to inflammation and infection. Now the presentation. Diagnosis is made through careful history and physical examinations. यहाँ हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, साथ ही साथ हिस्ट्री के फिजिकल एग्जामिनेशन भी हमें ध्यान रखना है। जब तक हम बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तब तक हमें क्लियर नहीं होगा जो पीछे गुदा के अंदर वो एनल फिशर के कारण पेन हो रहा है या कहीं दूसरी पैथोलॉजी तो वहां पर डेवलप नहीं है। यहाँ पर हमें हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज ऑफन बी सीन ऑल द पेशेंट। On examination, patient should hold child hips in acute flexion position while the examiner separate buttocks, retracting perianal skin folds. For older children, enoderm may be spread apart while the child bears down. If fissure is identified, it is better to avoid digital examination. If fissure is not observed or not identified, in that conditions we have to do digital examination to rule out other pathology. If examination is limited by pain and diagnosis remains unclear, an examination under anesthesia should be pursued. कई बार बच्चे जो होते हैं वो पेन के कारण एग्जामिनेशन करने में हेल्प नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते हैं। इन सभी कंडीशंस के अंदर हमें एनेस्थीसिया का प्रयोग करना चाहिए। Fissures appears as a minor lacerations, usually in the midline, and it is more often posterior than anterior. Fissure is a chronic. A small external skin tag may be identified at the base of lacerations. अगर फिशर क्रॉनिक है तो वो स्मॉल एक एक्सटर्नल स्किन टैग के रूप में लेसरेशन के जस्ट नीचे लगा होगा।
When the surgical intervention is required, acute fissures rarely require surgical interventions. Symptoms from acute fissures often resolve within 10 to 14 days of conservative medical treatment. However, if an anal fissure does not heal after 6 to 8 weeks of medical therapy and the diagnosis is not in question, then surgery may be indicated. The conservative treatment is first, Sankshipta Kriya Yoga Nidani Parvarjana means the treat the basic cause, that is constipation, either diarrhea or the worm infestation. We treat first of all these causes, then increase patient fluid consumption and fiber intake in sufficient quantity, then use of laxative or mild purgative drugs. एक बात का हमें ध्यान रखें, यदि इम्पैक्टेड स्टूल है तो वहां पर हमें, या सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड चाइल्ड है तो वहां हम लग्जेटिव का प्रयोग ना करें, वहां पुर्गेशन थेरेपी का यूज करें या पुर्गेटिव ड्रग का यूज करें, जैसे त्रिफला है, अरंड तेल है, या स्वादिष्ट रेचन चूर्ण है, तरुणी कुसुमाकर चूर्ण है, इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं. ट्रीट ओपन वुंड बाय मेडिकेटेड ऑयल, ग्रथ एंड ऑइंटमेंट, जैसे जातदी ऑयल, अर्शिता ऑइंटमेंट, अर्शोनेट ऑइंटमेंट. ये लास्ट के दो जो हैं वह पेटेंट योग हैं. अनवासन वस्ती भी हम नारायण तेल या पंचगुण तेल से दे सकते हैं, या जेष्ठी मधु तेल का भी प्रयोग हम अनवासन वस्ती के लिए कर सकते हैं. स्थानिक स्वेद हमें करना है एनल फिशर के केस में. इसके लिए होट सीड्स बात का प्रयोग करें. होट सीड्स बात इज नथिंग, जस्ट वी हैव टू गिव sedation therapy to child. In this therapy हम जो है एक बड़ा चौड़ा टप लेंगे, टप के अंदर गुनगुना पानी लेंगे और उसके अंदर जो है हम बीटाडीन डाल के और बच्चे को उसमें बैठा देंगे. तो यह उस गुदा के मार्ग को नरम करता है और उसको लाभ मिलता है. इसके उपरांत अग्निदीपक औषधियों का प्रयोग करना है. इसके अतिरिक्त शिगुरु गूगल आसब प्रभ्यारिष्ट का प्रयोग भी हम कर सकते हैं. Now the surgical therapy. If fissure persists despite medical management, operative procedure in children and infant is considered. In Ayurveda, dilatation and excision, that is Chedankarm, is indicated, while the modern suggest following surgery such as open lateral, internal sphincterotomy and closed lateral sphincterotomy. Chronic anal fissure should be treated by excision of fissure along with sentinel tag and is internal sphincterotomy at the base of ulcer. In this picture we can see how the sphincterotomy was done. But the most common side effect of sphincterotomy कि स्फिक्टर्स एक बार कटने के बाद में पेशेंट जो है मल असमय त्याग करता रहता है, उसका मल आने लगता है बार बार. यह समस्या हमेशा बनी रहती है. तो यहाँ पर आयुर्वेद के अनुसार जो डाइलेट्रेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छा सिद्ध होता है, इसलिए हमें आयुर्वेदिक प्रोसीजर की तरफ बच्चों को ले जाना चाहिए. एक बार सर्जरी करने के पश्चात वहां पर जातिदी तेल की अनवासन वस्ती देते रहें जब तक कि वह वुंड का हील ना हो जाए, और एक बार हील्ड हो जाए और वह बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो जाए तो हमें उसका फॉलोअप फर्दर करते रहना है. उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए हमें स्टूल सॉफ्टनर का प्रयोग करना है, उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है, उसकी डाइट को रेगुलेट करना है. सिर्फ बात का प्रयोग हमें कई सप्ताह तक करते रहना है. इसके साथ ही 2 से 3 सप्ताह के अंदर हमें बार बार पेशेंट को बुला करके उसका फॉलोअप देखना है. थैंक यू. We can bring smile backs to the fade face of children. Thank you.